हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, इसमें जो हमने रिजल्ट आपको आंसर की दिया था उसमें कुछ आंसर गलतियां हो गई थी, क्योंकि रात में हमने मिलाया था तो अकेले मिलाने में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा नहीं समझ मिला, कुछ क्वेश्चन नहीं ढूंढ मिला, मुझे लग रहा था कि सही है वो। तो इसकी वजह से कुछ प्रश्नों के उत्तर हमने जानबूझ के नहीं, अनजाने में वो गलत हो गए हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि फिर से आप एक बार 10 क्वेश्चन का मुझे फीडबैक मिला है कि इसमें जो है कि त्रुटियां हैं आंसर में। सभी मित्रों ने, बहुत से मित्रों ने फीडबैक दिया, फ़ोन करके भी कुछ लोगों ने बताया कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप सही कर लीजिए। तो दोस्तों, इसको आप सही कर लीजिए और एक बार फिर से आप मिलान कर लीजिए अपने जो भी क्वेश्चन है। और 10 क्वेश्चन है, मैं उनको यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें जो है आपका क्वेश्चन था, एक सीरीज़ डी का था आपका जो पेपर था, ये एक ग्रुप सीरीज़ डी वाला है। तो और सब लोग अपने हिसाब से जीएसपी सीरियल नंबर पे उनका क्वेश्चन होगा, उसके हिसाब से आप लोग मिला लीजिएगा। तो इसमें सीरीज़ डी का मैं बताऊंगा आपको। तो जैसे ये प्रश्न था आपका कि ये, इसको मैंने पहले ही कन्फ्यूजन में रखा था, इसका मैंने क्लियर कट आंसर नहीं दिया था कि ये बेदखली एवं क्षतिपूर्ति का बाद बी के विरुद्ध दायर करता है। बेदखली के लिए बाद में डिक्री बी के विरुद्ध पारित होती है, परंतु क्षतिपूर्ति के लिए अनुतोष अस्वीकार कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे कि जब आपने देखा कि ये जो है बेदखली एवं क्षतिपूर्ति का बाद बी के विरुद्ध में इसमें दायर किया है, और इसमें जो है बेदखली के लिए जो है बाद में डिक्री जो है बी के विरुद्ध जो है पारित होती है, परंतु क्षतिपूर्ति के लिए अनुतोष जो है वो अस्वीकार कर दिया गया है। अब जब इसमें जो चीज़ अस्वीकार करे, क्षतिपूर्ति का अस्वीकार कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद बी ने क्या किया है कि इसमें सिर्फ डिक्री के विरुद्ध प्रथम अपील दायर की, जो कि मंजूर हो जाती है। अब इसमें जब उसके जो मतलब प्रथम अपील उसकी एक्सेप्ट हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि फिर बी जो है जब द्वितीय अपील करेगा तो सिर्फ उसी डिक्री के विरुद्ध ही उसमें अनुतोष की वो मांग करेगा, जो बेदखली वाली थी। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादातर चांस है कि अभी भी इसमें कुछ कन्फ्यूजन, लेकिन कुछ लोगों का कहना है इसमें कि इसका जो आंसर होगा वो ज़्यादा करेक्ट आंसर इसका ये होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये ही होना चाहिए इसका। एक बार अभी हम फिर भी वेट करते हैं हाई कोर्ट के आंसर की का, लेकिन इस पे लोग बता रहे हैं कि इस पे चांस ज़्यादा है ए का सही होने का। आगे अगला प्रश्न है आपका, आप इसको भी देख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये इसका आंसर इसलिए गलत हो गया कि इसका जो सलूशन दिया गया वो सलूशन ये सोच के दिया गया कि जो उत्तर प्रदेश जो आपका राजस्व संहिता 2006 का है उसको नज़र में रख करके इसका आंसर, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। क्योंकि अक्सर उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तराधिकार के, इससे क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। तो एक बार दिमाग डाइवर्ट हो गया उधर, उस पर ध्यान चला गया और उसी को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर दिया गया। तो इसकी वजह से ये गलत होगा, नहीं तो ये गलत होने लायक क्वेश्चन नहीं था कि इसका आंसर गलत दिया जाए। तो इसमें दोस्तों जो है कि एक हिंदू महिला जिसे अपने पिता से विरासत में संपत्ति मिली की निर्वसित मृत्यु हो जाती है और उसके पति, माता और भाई उत्तरजीवी हैं, उसकी गैर कृषि अचल संपत्ति या न्यागमन निम्नलिखित में से किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक बात नहीं ध्यान दिया गया कि गैर कृषि की बात कर रहा है, और उसमें जो होता है राजस्व संहिता वाले में वो होता है जोत की बात होती है, यानी कि जो कृषि लैंड है वहाँ पर ये, और यही दोनों में अंतर है कि वहाँ पर कृषि लैंड की बात होती है और जगह जहाँ भी इसमें हिंदू लॉ में ये गैर कृषि लैंड की बात होती है। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया और इसका आंसर उसके हिसाब से दे गया। तो आप इसको फिर से सुधार कर लें। तो इसमें जो है आपका जो करेक्ट आंसर है, इसमें आपका करेक्ट आंसर इसमें ये सी वाला है। ठीक, इसमें आपका करेक्ट आंसर आपका सी है। ठीक, तो आपका ये दो आपका सही हो गया। ठीक, तो इसमें जो आपका, हाँ, इसका आंसर जो आपका है सी है। ठीक, 26 का आपका आंसर सी है। आगे आप आगे बढ़िए इसको, और उसके बाद आपका आता है 29, इसको भी देख लीजिए। ये भी जल्दीबाजी में रात में इसको ध्यान नहीं दिया गया। तो इसका जो आंसर है ये तो सीधे सीधे डायरेक्ट में दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर आपका कि कौन सा उपबंध संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 114 से मिलता जुलता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है ये 20(4) में सीधे सीधे दिया हुआ है, जो उसी से मिलता जुलता एकदम सेम टू सेम दिया हुआ है, जो कि 114 से एकदम मेल खाता है। तो इसको भी आप अपना सुधार कर लीजिए, ये भी बताने में कहीं ना कहीं जल्दीबाजी में ये गलती हो गई है, तो इसको आप सुधार कर लें। अगला जो आपका प्रश्न है आपका 46 है नंबर, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी से ही प्रभावित हुआ जो राजस्व संहिता की बात मैंने की है आपसे। तो इसमें जो आपका एक हिंदू पुरुष की निर्वसित मृत्यु उसकी पत्नी
पुत्री माता एवं पिता के उत्तरजीवी रहते हुए हो जाती है, उसकी गैर कृषि अचल संपत्ति का न्यागमन निम्नलिखित में से किस तरीके से होगा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर जो है, इसमें आपका 46 का, इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो है ए जो है। ये आप जब जाएंगे उसमें जो हिंदू उत्तराधिकार की जो आपका जो शेड्यूल दिया है, शेड्यूल में साफ साफ ये बातें लिखी गई हैं। पिता जो है दूसरे शेड्यूल में आता है, तो पिता का अपवर्जन करके और इन लोगों को इसमें मिलेगा एक अंश। ठीक, तो ये भी वहाँ पर उसी की वजह से गलती हुई, राजस्व संहिता को नज़र में रखते हुए कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ चीज़ें। अगला क्वेश्चन आपका आता है सीपीसी का आता है, तो इसको तो मैंने कन्फ्यूजन में ही रखा था, लेकिन इसको लगभग क्लियर हो चुका है ये कि इसका आंसर जो है आपका कन्फ्यूजन में हमने क्लियर बता दिया था कि इसमें आपका सी सही है। लेकिन इसका जो है दोस्तों उस समय जब क्वेश्चन मिला रहा था तो ध्यान में आया कि 91 में ही ये जो है दो व्यक्ति और महाधिवक्ता से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं ये सिर्फ 91 में दिए गए हैं, 92 में नहीं दिए गए हैं। लेकिन फिर बाद में फीडबैक आया, दोस्तों ने बताया कि ये दोनों में प्रोविज़न है। फिर मैंने भी चेक किया उसको, बेयर एक्ट खोला तो देखा कि ये 92 और 91 दोनों में ही प्रावधान किया गया है। अब इसमें इसीलिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपका उपरोक्त सभी सही होगा, इसलिए आप इसको फिर से सही कर लें। ठीक, अगला फिर आपका एक प्रश्न आता है 77। तो 77 में जो दोस्तों है ये काफ़ी डिस्प्यूटेड है। अब इसमें फीडबैक के आधार पर मैं बता रहा हूँ इसको मैं अपने मन से नहीं, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि ये इसका आंसर जो है आपका बी ही होना चाहिए, लेकिन इसका बता रहे हैं फीडबैक जो मिला उसमें बता रहे हैं कि इसका आंसर जो है सी होना चाहिए। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये मतलब फ्रेंड हैं जो ईपीओ सेलेक्टेड हैं, उनका कहना है कि ये कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट, कोई गाइडलाइन, कोई जजमेंट है उसमें ऐसी बातें आई हैं, तो इसका आंसर जो है उन लोगों के अकॉर्डिंग उन्होंने सी बताया इसका कि इसका आंसर सी होना चाहिए। तो ये आप सोचिए कि इसका मतलब आप लोग सही कर लीजिए। फिर भी अभी आप इसको वेट कर सकते हैं, इस पर आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि आपका इसमें बी होगा या सी होगा, इसको आप वेट कर सकते हैं, कन्फ्यूजन में रख सकते हैं। लेकिन जैसा फीडबैक मिला उसके हिसाब से हम सी अभी मान रहे हैं। उनका कहना है कि सी है, जो दोस्त हैं सब लोग। आगे फिर इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के अनुसार दस्तावेजों की उपधारणा के संबंध में उत्तर प्रदेश में लागू होने वाला निम्न से कौन सा कथन सत्य है। तो एक्चुअली इसमें देखिए जो आप एविडेंस देखेंगे, एविडेंस की धारा जो 90 देखेंगे तो उसमें जो है आपका 30 वर्ष दिया गया है। लेकिन ये भी क्वेश्चन एकदम क्लियर हो चुका है कि यहाँ बात इन्होंने उत्तर प्रदेश की है क्वेश्चन में। तो ये उत्तर प्रदेश का जो इसमें एविडेंस में जो स्टेट जो अमेंडमेंट है उसमें पूरा सीधे सीधे लिखा है कि 20 वर्ष पुराना होगा, तो इसके बारे में उपधारणा की जाएगी। तो इसमें अगर जिन्होंने 30 मान के अगर अभी तक अपना सही किया है तो ये लगभग क्लियर हो गया है कि इसका आंसर जो है बी से ही होगा। तो ये आप सही कर लें इस प्रश्न को भी। मैंने इसको कन्फ्यूजन मेरे दोनों में बताया था, मैंने ऐसी कि मैंने हाई कोर्ट के डिसीजन पे उसको रख दिया था, लेकिन लगभग क्लियर है कि बी से ही मानेगा वो, क्योंकि वो सीधा सीधा प्रावधान है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन जो ये था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मोटो है क्या है, तो इसमें मैंने बी टुगेदर बता दिया था, लेकिन मैंने कमेंट करके बताया था कि आपका ये वाला सही है। लेकिन फिर इसमें कुछ लोगों का कहना था कि ये जो है बी टुगेदर है, ये जुलाई 2021 में इसको जो है कि ओलंपिक जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मोटो है उसमें इसको टुगेदर को भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो अब इसको होना चाहिए था कि सभी को एक साथ होना चाहिए था, लेकिन उसमें जो वर्ड जो जुड़ा है उसमें वी नहीं जुड़ा है। ठीक, उसमें बी नहीं जुड़ा है, इसमें सिर्फ टुगेदर उसमें जोड़ा गया है। तो अब बी लगा के हो सकता है इसने कन्फ्यूज़ किया हो, तो सिर्फ और इसी को ही आंसर वो मान ले, हाई कोर्ट हो सकता है इसी को आंसर मान ले। लेकिन अब पेपर अगर सेटिंग जिसने की है, जिसने पेपर बनाया है, अगर उसने इसको भी ध्यान में रख के बनाया होगा कि नया वाला अमेंडमेंट अगर उसके दिमाग में चला होगा तो हो सकता है इसको माने। तो इस पर पूरी उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को अगर दोनों में डिस्प्यूट हुआ तो इस क्वेश्चन को हो सकता है हाई कोर्ट निकाल दे, और इसको जो है हो सकता है इसका नंबर सबको दे दे। लेकिन फिर भी अभी ज़्यादा संभावना इस आंसर की है, अगर नहीं निकाला जाता है तो ये आंसर आपका ज़्यादा सही है। ठीक, अगला जो प्रश्न है आपका वो है कि निम्नलिखित विमान वाहक पोतों में से कौन सा वर्तमान में भारतीय नौसेना की सक्रिय सेवा में नहीं है। ये थोड़ी सी इसमें लापरवाही हुई कि इसको मैंने गूगल पे चेक नहीं किया, कि एक फ्रेंड से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि इसमें विक्रांत ही सही है, मैंने क्रॉस चेक नहीं किया, तो इसमें ये थोड़ी सी लापरवाही में गलत हो गया, इसको आप सही कर लीजिए, इसमें आपका विक्रमादित्य सही है। अगला जो आपका एक प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 100। तो इसमें दोस्तों जो है कि किसी अपराध का पीड़ित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर सकता है। तो इसमें होता है कि इसमें भी फीडबैक मिला, तो इसमें मतलब हुआ कि इसमें अपीलीय न्यायालय की अनुमति के बिना यह जो होता है दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध जो है अपील दायर कर सकता है। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन का हमने आपको फिर से रिवाइज्ड आंसर की दिया। आप इसको फिर से आप मिला लें, और जो गलतियाँ उसके लिए सॉरी फॉर दैट, और थैंक्स फॉर वाचिंग। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम जो भी गलती होती है तो उसको हम पूरी कोशिश करते हैं कि सुधारें, और पहले बार तो कोशिश करते हैं कि गलतियाँ ना हों, क्योंकि दोबारा फिर क्या होता है उससे मूड सबका ऑफ होता है। तो अब जो हो गया सो हो गया, उसमें कुछ कर नहीं सकते। हमने इसका रिवाइज आंसर किसी लिए दे दिया है, आप फिर से एक बार इसको मिला लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।